नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। यह आपकी 34वीं टेट सुपर टेट से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आप सब काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा, देखते होंगे नए नए प्रश्न, नई नई चीज़ें, आप सबसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आइए देखते हैं। पहला ही आपके क्वेश्चन में है कि भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? एम.एस. निकम, एस.के. विधि, वी.एस. रमा देवी या जी.डी. दास। तब भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थी ये वी.एस. रमा देवी थी। ठीक ना। यदि बात की जाए आपको प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए, प्रथम निर्वाचन आयुक्त, ठीक ना, तब कौन थे? तो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन जो थे ये प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। और बात की जाए कि निर्वाचन आयोग के स्थापना कब हुई? आयोग का गठन, ठीक ना, आयोग का गठन ये तब जवाब दीजिएगा कि 25 जनवरी आपको 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। इसी कारण 25 जनवरी को भारत राष्ट्रीय जनगणना आपको जो है मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या करते हैं? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपको जो है महत्वपूर्ण बातें याद करते चलिए। चूंकि पिछली बार आपको पूछा था सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह के प्रश्न भी आपके सुपर टेट में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? तो राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बीच भैया कौन सा होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, राज्य वित्त आयोग होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तब जवाब दीजिएगा कि राज्य वित्त आयोग जो होता है यह आपको राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच बंटवारे के लिए जिम्मेदार होता है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 243 आई में किया गया है, 243 आई में किया गया है। राज्य वित्त आयोग का चर्चा उसी में आपको किया गया है। और राज्य वित्त आयोग जो होता है ये आपको 5 सदस्यीय होता है। कितने? तो ये 5 सदस्यीय से होता है। राज्य वित्त आयोग के नियुक्ति कौन करता है? तो इसके नियुक्ति आपको जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ये गठन कब हुआ? तो 1995 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। ये महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तब आप जवाब देंगे कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति जो होता है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति होती है? तो 243 के तहत जो है अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। इसका आपको मुख्य कार्य क्या है? तो स्थानीय यानी ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत, नगर पालिका संबंधी चुनाव कराना, संबंधी चुनाव कराना
चुनाव का चिन्ह आवंटन करना ये सारे जिम्मेदारी आपको किसको है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा में जो राज्य 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो किस देश के अवधारणा से लिया गया है, तो 12 सदस्य जो होते हैं ये आपको राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो ये किस क्षेत्र से होते हैं, तो कला, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य से संबंधित आपको होते हैं। और इनकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 80 क के तहत जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और यह कहाँ से लिया गया है, तब जवाब दीजिएगा कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वैसे राज्यसभा में मैक्सिमम आपको जो है कुल सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्य राज्यसभा में आपको जो है 250 होते हैं। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में सदस्य आपको जो है 245 आपको हैं, जिसमें से 245 में से 12 आपको जो है ये यहाँ से आते हैं। और 12 के बाद आप जो है घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 233 सदस्य जो हैं ये संघ और राज्य क्षेत्रों से आते हैं। ठीक ना, तो ये बातें आप सब ये महत्वपूर्ण चीजें जानते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। चलिए, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, आपको बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित रहता है, तब बताइएगा कि जंग लगने पर लोहे का भार में वृद्धि होती है। साथ साथ ही एक महत्वपूर्ण बात है कि जंग से बचने के लिए, बचाव के लिए क्या करते हैं, तो बचाव के लिए गल्वनाइजेशन किया जाता है, गल्वनीकरण किया जाता है। और ये किसकी परत होती है, तो ये परत आपको जो है जिंक की होती है, जिंक। ठीक ना, जिंक की आपको परत चढ़ाई जाती है। ये बातें आप सब पढ़ते चलिए। नेक्स्ट देखिए, आपको अभी ऑर्डर करें अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से, ठीक ना, और शानदार आपको किताबें उपलब्ध रहेंगी। वीडियो के साथ साथ लेखपाल की भी ज़बरदस्त बुक लिखी गई है। और लेखपाल में आप सबको बता दूं कि जो डेट भी आ गया है परीक्षा का, तो आप में से बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो लेखपाल आपको जो है कि डाले होंगे और आप जो है के परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में यह काम भी दे सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम आपको ऑक्साइड है या कैल्शियम ऑक्जिलेट है। तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट आपको जो है यही प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है। CaSO4 इंटू 2H2O जो है इसे है कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। और सच बताया जाए तो जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और जल से अभिक्रिया कराई जाती है, तब आपको जो है कि क्या बनता है, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। सबसे अधिक जिप्सम जो है ये जिप्सम सब भारत में सबसे अधिक राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे, राजस्थान में जिप्सम सबसे अधिक पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या क्या है, तो पीओपी के निर्माण में, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि छत पे दीवार पे आपको पुट्टी कराते हैं, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक, और आपको जो है आइए नेक्स्ट देखिए,
सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करने की बातें की गई हैं। जर्मन सिल्वर आपको जो है कि ये किसका बना होता है, आपको सोल्डर किसका है, ब्लीचिंग पाउडर, और हाइपो किसका है। तब आप जवाब दीजिएगा कि जर्मन सिल्वर जो होता है ये निकेल का बना होता है, सोल्डर जो होता है ये आपको टीन का बना होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन होते हैं, ठीक ना, और हाइपो जो होती है ये सोडियम के रूप में आपको होती है। तो ये यानी पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, ये आपको जो है इस तरह ऑप्शन संख्या आपको 4 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 4 जो है ये बिल्कुल विकल्प के अनुसार सही जवाब आपका हुआ। साइड से है, जल्दी से जिसे आपको शॉर्ट स्किल लेना है ले सकता है, ठीक ना। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु लिथियम, फेरस, कॉपर या आपको ये जी है, ठीक ना, सिल। तो आप बताइएगा कि सबसे हल्के धातु जो है वो लिथियम होती है, ठीक ना, और सबसे भारी धातु जो होती है प्लेटिनम होती है, ठीक। सबसे भारी धातु, भारी धातु ये क्या है, तो प्लेटिनम है। प्लेटिनम जो है ये सबसे भारी धातु के रूप में जाना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 52वां साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, नीलामणि फुकन को, नारायण प्रधान को, दामोदर मौजा को या रामदरस मिश्र को। तब ये प्रश्न जो है कि 52वां आपको जो है पुरस्कार किसे दिया गया है, तब 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दामोदर मौजा को दिया गया है। किसे, दामोदर मौजा को 52वां आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन सा देश जंगली जानवरों को कानून अधिकार देने वाला पहला देश बना है, कनाडा है, भारत है, इक्वाडोर है या ऑस्ट्रेलिया है। तब बताइएगा कि इक्वाडोर दुनिया का पहला देश है जो कि आपको जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, ठीक ना, ये आपको है, और लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर माना जाता है। दुनिया का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी एकांका गुहा जो है ये इक्वाडोर में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफ़ी सहायक भी सिद्ध होगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने या एम नरवणे ने। तो भारत पाक सीमा दर्शन जो है इसकी आधारशिला आपको जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा इसके आधारशिला रखे जाती है। सॉरी ये अमित शाह के द्वारा इसके आधारशिला रखी जाती है और ये गुजरात के बनासकांठा जिले से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से, गुजरात के बनासकांठा जिला से शुरुआत की जाती है, ठीक ना, ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। तो भारत पाक सीमा दर्शन परियोजना अमित शाह के द्वारा शुरू किया जाता है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ये अरुण कुमार मिश्रा को, इकबाल सिंह को, लालापुरा को या भगवान लाल साहनी को या विजय सापला को। तब आप बताइएगा इकबाल सिंह लालापुरा को आपको हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख के रूप में चुनाव किया गया है। ये गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात विधानसभा में ये चुनाव लड़े थे, IPS अधिकारी हैं लेकिन चुनाव हार गए थे, ठीक।
चलिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के विशेषज्ञों ने किस नदी में आपको जो है माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तब बताएगा कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की गई है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत के क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत के गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से हम सब कावेरी नदी को जानते हैं और इसी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की गई है। चलिए नेक्स्ट, नई दिल्ली में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? आपको रामनाथ कोविंद ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने या वेंकैया नायडू के द्वारा, किसके द्वारा आपको शुरू किया गया? तब बताएगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। आपको हाल ही में किस स्थान पर कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े के प्रमाण मिलते हैं? असम, कर्नाटक, लद्दाख या मध्य प्रदेश? तब इसमें महापाषाण काल के उपकरण जो प्राप्त होते हैं ये आपको असम से प्राप्त होते हैं। ठीक ना, असम राज्य से आपको प्राप्त होते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यूपी ट्रिपल एस से शानदार वीडियो की क्लासेस हमारी संस्था की ओर से संचालित है और सुपर टेट की एक बात आप सबको बता दूं कि वीडियो का भी एग्जाम जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। ठीक ना, वीडियो का एग्जाम जल्द ही प्रारंभ होने वाला है और आप सब जो है एकदम जबरदस्त तरीके से वीडियो को पढ़िए। जो लोग पहली बार असफल हुए हैं वो इतना मेहनत करिए कि सफलता आपके कदमों को चूमे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन? तब आप सबको पता है कि जर्मनी नहीं है। यहीं पे 1 में कर लीजिए यूएसए कर लीजिए और 5वें नंबर पे आपको कर लीजिए रूस कर लीजिए। तो ये 5 जो हैं ये स्थायी सदस्य हैं। ठीक ना, तो स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है और आपको जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में आपको इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये प्रमुख बातें रही। चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? महिलाओं के अधिकार संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से, अस्पृश्यता के उन्मूलन से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब आप बताइएगा कि यह मानव अधिकारों के संरक्षण से एमनेस्टी इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1961 ईस्वी में स्थापना हुआ और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय आपको लंदन में है। कहाँ पे? लंदन में आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। चलिए, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो अगस्त 1987 ईस्वी में आपको नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में या त्रिवेंद्रम में? तो बेंगलुरु में आपको जो है इसकी स्थापना हुई थी। भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपको जो है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम आपको जो है कि खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। भारत का प्रथम आपको जो है कि कह सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो नई दिल्ली में इग्नू के रूप में स्थापित है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को कर सकते। मौना लोवा उदाहरण है एक सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या ज्वालामुखी के पठार का? तो मौना लोवा जो है ये आपको यूएसए में है। कहाँ पे? यूएसए के हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप में है। और यह एक क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी
का उदाहरण माना जाता है। ये आपको सबसे बड़ा क्रेटर वाला ज्वालामुखी, ठीक ना, क्रेटर वाला ज्वालामुखी आपको इसे माना जाता है। ये बातें भी आप सब ध्यान देते चलिए। नेक्स्ट देखिए, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील आपको जो है असम में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में। तो भील महाराष्ट्र में, आपको एमपी में, आपको गुजरात में, आपको राजस्थान में, ठीक ना, इन राजस्थान इन सभी स्थानों पर भील जनजाति पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति आपको जो है कौन से है? तो भील है, भारत में सबसे बड़ी संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट देखिए, राजस्व लेखपाल का शानदार बैच हमारी संस्था की ओर से आप सबके लिए 600 आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है, तो इसे आप परचेज कर सकते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, यूरोप में या एशिया में? तो आपको जो है सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, बड़ा मरुस्थल है। और महत्वपूर्ण बातों में बता दें कि यह आपको जो है कि अफ्रीका के 13 राज्य जो हैं, 13 राज्य इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक ना। ये बातें आप लोग याद करिएगा, याद रखे रहिए, चीजों को जानते रहिए। नेक्स्ट, कौन सा देश स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो स्वर्ण के उत्पादन में ये आपको वर्तमान में सोने का सर्वाधिक उत्पादन जो है चीन करता है, ठीक ना। चीन जो है सोने के उत्पादन में पहले स्थान पर है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चीन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप दक्षिण अफ्रीका लगाएंगे, ठीक ना। दक्षिण अफ्रीका इसलिए लगाएंगे, लेकिन चीन विश्व में सोने के उत्पादन में पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी नदी सबसे अधिक जल का आयतन का वहन करती है? अमेजन, नील, मिसिसिपी या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें कि अमेजन नदी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में है। और नील जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी। ये आपको मिसिसिपी यूएसए या उत्तरी अमेरिका की कर सकते हो, उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, मिसौरी जो है ये अमेरिका के नदी का भी नाम है और आपको जो है कि क्या नाम है, तो राज्य का भी नाम है। नदी का नाम प्लस राज्य का नाम, ठीक ना, राज्य का नाम, ये दोनों है यूएसए में आपको जो है। तब यहाँ पे ऑप्शन अमेजन नदी है, ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है, लंबी नदी है। ये बातें भी जानते रहिए। यानी अपवाह जल के आयतन का सर्वाधिक वहन जो है अमेजन नदी करती है, ये दक्षिणी अमेरिका की नदी मानी जाती है।
निम्न में कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो विषुवत रेखा को आपको जो है 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कांगो नदी है। जबकि आपसे पूछे कि आपको जो है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, उस नदी का नाम क्या है? तो लिम्पोपो जो है ये है। वहीं पे कर्क रेखा को जब पूछे, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी जो है, ये माही नदी, ठीक ना, माही नदी ये भारत की है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट, प्रातः शांति की भूमि किसे कहा जाता है? आपको जो है कि जापान को, कोरिया को, ताइवान को या नीदरलैंड को, तो प्रातः शांति की भूमि जो है ये आपको कोरिया को कहा जाता है। जबकि उगता हुआ देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। इसी कारण जापान का प्राचीन नाम जो है ये निप्पन है। निप्पन ये आपको क्या है? तो जापान का प्राचीन नाम माना जाता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा, नेक्स्ट, एनटीए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शानदार तरीके से आप सबके पास है और ये आप परचेज कर सकते हैं, आपके सुनहरे भविष्य के लिए लाभदायक भी रहेगा। निम्न में से लॉन्ग द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉन्ग द्वीप जो है ये जिंजीबार को, जजीबार नहीं, जिंजीबार, यहीं पे कर लो, जिंजीबार जो है इसे ही लॉन्ग द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये जिंजीबार कहाँ है तब बताइएगा कि ये अफ्रीका में है और अफ्रीका के तंजानिया के समीप आपको जो है जिंजीबार द्वीप स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका के तंजानिया के समीप जिंजीबार आपको स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आर्कटिक है, अटलांटिक है, प्रशांत है या हिंद महासागर है? तब बताएगा कि सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत है। और दूसरा सबसे बड़ा महासागर, और हिंद महासागर जो है ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर के रूप में आपको इसे जाना जाता है, ठीक ना। और प्रशांत महासागर के आकृति कैसे है? तो इसकी आकृति जो है ये आपको त्रिभुज की तरह है, ठीक ना। दुनिया का सबसे गहरा स्थान, दुनिया का सबसे गहरा स्थान जो है ये आपको यही है, मैरियाना ट्रेंच, जिसे मैरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। इसकी गहराई जो है 11,033 मीटर है, जो हिमालय से 1.5 गुना गहरा बताया गया है, ठीक ना। जितना हिमालय की ऊंचाई है उससे 1.5 गुना नीचे पृथ्वी गहरी है। नेक्स्ट देखिए, सीआरपीएफ जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या फोर्स के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना आपको कब हुई? तो इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में आपको सीआरपीएफ की स्थापना हुई। 27 जुलाई 1939 ईस्वी को 27 जुलाई 1939 को हुए। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय आपको जो है नई दिल्ली में आपको इसका मुख्यालय है। यदि पूछा जाए कि इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी कुलदीप सिंह जो है इसके कार्यपालक हैं। कुलदीप सिंह इसके कार्यपालक के रूप में आपको जो है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बृहदेश्वर का मंदिर किस देवता का है? श्री कृष्ण का, विष्णु जी का, शिव जी का या ब्रह्मा जी का?
तो आपको शिवाजी यानी शिव जी, ठीक ना, शिवाजी नहीं, शिव जी की आपको प्रतिमा है। और इसकी स्थापना जो है तंजौर कहाँ है, तब तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना जो है कब हुआ, तो 1010 ईस्वी में इसके स्थापना हुई। ये किसने करवाया, यानी शासक कौन था, तब राज राजा प्रथम के द्वारा आपको जो है इसकी स्थापना किया गया। इसीलिए इसे बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा नंदी जो है इसी मंदिर में आपको है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था, नादिर शाह ने, महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गोरी ने या बाबर ने, तब बताइएगा। सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और 1025 ईस्वी में इसका आक्रमण हुआ था। उस समय सोमनाथ पर जब आक्रमण हुआ तो उस समय गुजरात का शासक कौन था, तो भीम प्रथम सोलंकी वंशी वंश का भीम प्रथम जो था ये शासक हुआ करता था, भीम प्रथम। और सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करता प्रस्तर लगाने का काम जो है भीम प्रथम के द्वारा कराया गया। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर का आजादी के बाद जीर्णोद्धार करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को है। साथ ही साथ आप सबको बता दें कि वर्तमान में आपको सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष के रूप में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल शानदार बैच आप सबके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए आप सब जरूर परचेज करिए और आपके लिए बहुत ही काम देगा, ठीक ना। तो एक बार सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आईपीएल के धुन में मत रहिए। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किसका स्मारक है, तब मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किस देवता का है, तो इसमें पार्वती देवी का चित्र है, ठीक ना। और ये पांड्य राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा, पांड्य राजाओं के द्वारा। आपको मदुरै को जो है दक्षिण भारत का मंदिरों का शहर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मंदिरों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है, ये मदुरै आपका है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देश की सबसे अधिक सूती मिलें कहाँ है, वर्तमान में पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो सबसे अधिक सूती मिलें जो हैं ये महाराष्ट्र में ही है, ठीक ना। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती मिलें हैं। ये सब प्रश्न हर एक एग्जाम में बच्चा पूछा गया है और आगे भी भविष्य में पूछा जाएगा। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, रेलवे, उत्पादन कर, विक्रय कर या प्रत्यक्ष कर, तो उत्पादन कर जो है ए है। वैसे देखा जाए तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र, ठीक ना। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा कर जो है, सेवा कर ये आपको सबसे बड़ा जो है राज्य के आय का स्रोत माना जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपको जो है कि सेवा कर नहीं दिया है, उत्पाद कर दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार जो है ये उत्पाद कर आपको माना जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तब आप जवाब दीजिएगा कि सोडा वाटर की बोतल जब खोलते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जबकि नाइट्रोजन गैस जो है ये किसमें भरी जाती है, तो नमकीन उमकीन के जो पैकेट होते हैं, नमकीन, चिप्स के पैकेट में आपको नाइट्रोजन गैस भरी जाती है में। ये आप ही बातें आप लोग याद रखिए रहिए, ठीक ना। तो ये सब चीजें सुनहरे चीजें, ये कॉमन प्रश्न है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है वो कौन सा है, तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन के है या विटामिन डी है। तो विटामिन के की
का काम जो है यह रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। विटामिन बी की कमी से रतौंधी होती है, ठीक ना, और रतौंधी विटामिन ए की और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक आपको बेरी बेरी B1 थायमिन की कमी से होता है। और रिकेट्स जो है ये आपको विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स नामक बीमारी ये आपको जो है कि विटामिन डी की कमी से होता है और विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता है। नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स है, शानदार तरीके से नितिन सर ने इसे लिखा है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपको सारी श्रृंखलाएं मिलेंगी, ठीक ना। आप इसे परचेज कर सकते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तो रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे अच्छा स्रोत की बात की जाए तो इसका सबसे अच्छा स्रोत गाजर जो है ये होता है। इसकी कमी से आपको जो है रतौंधी रोग होती है, ठीक ना, रतौंधी। और ये कहाँ एकत्रित होता है? तो यकृत में विटामिन ए जो है एकत्रित होता है, ठीक। तो ये बातें भी याद किए चलिए। नेक्स्ट देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राममोहन राय, लुई विवियन डिराजियो, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष। तो आपको यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं वे हेनरी विवियन डिराजियो को कहा जाता है। लगभग 1826 ईस्वी में बंगाल में हेनरी विवियन डिराजियो जो हैं इन्हीं के द्वारा आंदोलन शुरू किया जाता है। बहुत कम एज में दरअसल हेनरी विवियन डिराजियो का जन्म जो है ये आपको 1809 ईस्वी में होता है और मृत्यु जो है ये आपको 1831 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 22 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु आपको हो जाती है। लेकिन ये आपको हिंदू कॉलेज के उप प्रधानाचार्य थे। क्या थे? तो सहायक प्रधानाचार्य के रूप में आपको जो है कि ये थे और बड़े ही विद्वान थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें अपनी जाति का पिता कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? आपको कनिष्क ने, अश्वघोष ने, वसुमित्र ने या उपगुप्त ने? तो इसकी अध्यक्षता आपको वसुमित्र के द्वारा किया गया था, जबकि अश्वघोष जो था ये उपाध्यक्ष था। कौन था? उपाध्यक्ष था। और कनिष्क के समय में कनिष्क जो था वो क्या था? तो शासक था। ये क्या था? तो शासक था। इसी के समय में आपको जो है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन आपको जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया जाता है, चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किया किसने? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है इसका सूत्रपात कब होता है? तो 1575 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत होती है। यानी कह सकते हैं कि अकबर अपने राज्यारोहण के 20वें वर्ष मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत करता है। और ये मनसबदारी व्यवस्था जो है प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रारंभ जो है अकबर के द्वारा किया गया, ठीक। ये कहां से लिया गया था? तो ये मंगोलिया से लिया गया था, मंगोलिया से। और किस पर आधारित थी? तो ये दशमलव प्रणाली पर ये आधारित थी। और इस तरह देखो तो मनसबदारी व्यवस्था प्रचलित करने का श्रेय अकबर को जाता है। सबसे बड़ा मनसबदार ये जो था ये आपको सबसे छोटा मनसबदार जो था
ये 10 का होता था और सबसे बड़ा मनसबदार जो था ये 10,000 तक का होता था। 10,000 का मतलब इसमें आपको जात और सवार में विभाजित था, जात एवं सवार में विभाजित था, ठीक ना। यानी जात का मतलब पैदल सेने से और सवार का मतलब घुड़सवारी से, हाथी से, ऊंट से था, तो ये मेन रूप से घोड़े से ही था, ठीक। तो ये बातें। नेक्स्ट देखिए, रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये सब के सब नवीन मूरदार पर्वत है या वलित पर्वत है, ठीक ना। वलित या इन्हें नवीन मूरदार पर्वत, नवीन मूरदार पर्वत के नाम से भी आप कह सकते हैं। ये सबके सब है, ठीक ना। ये इसमें से एंडीज दुनिया का सबसे लंबे पर्वत श्रृंखला है, वही रॉकीज जो है ये दूसरी सबसे लंबे पर्वत, हिमालय जो है ये आपको तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में मानी जाती है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो के शानदार बुक आप सबके सामने है और एग्जाम है भी जल्द ही होने वाला है। कह सकते हैं कि जून के लास्ट तक उम्मीद है कि इसका भी पेपर, लेखपाल के तुरंत बाद वीडियो का भी पेपर सरकार ले ले, क्योंकि 100 दिन के भीतर रोजगार देने का अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट, रबड़ का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तब आप कह सकते हैं कि मलेशिया में रबड़ का उत्पादन आपको सबसे अधिक होता है। कहाँ पे? मलेशिया में आपको जो है रबड़ का उत्पादन, मलेशिया करें, थाईलैंड में, सॉरी गलती हो गया भाई, ये थाईलैंड में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन होता है। थाईलैंड के बाद यदि बात की जाए तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बाद बात की जाए तो मलेशिया और इसके बाद बात की जाए तो भारत, ये आपको रबड़ के उत्पादन में है। जब पूछे कि राज्य में कौन कौन से हैं, तो राज्य में पहले नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। ये राज्य जो है ये आपको रबड़ के उत्पादन में क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आपको आते हैं, ठीक। तो ये बातें भी याद करते चलिए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार है, अति परवलयाकार है, दीर्घाकार है या परवलयाकार है? तब बताएगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय आकृति जो है ये दीर्घवृत्ताकार है। कैसी? दीर्घवृत्ताकार है, ये आपको प्रमुख रूप से जानना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा, सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या असम? तब सर्वाधिक चाय के उत्पादन में असम राज्य का पहला स्थान है। इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल है और इसके बाद आपको जो है तमिलनाडु है। ये आपको चाय के उत्पादन में क्रमशः राज्य है। और देश की बात की जाए, ठीक ना, कि कौन कौन से देश चाय के उत्पादन में है, तो चीन, भारत, कीनिया, कीनिया या केन्या भी बोलते हैं, कीनिया और श्रीलंका जो है ये आपको चाय के उत्पादन करने वाले क्रमशः देश है। निर्यात के मामले में कीनिया पहले स्थान पर है, ठीक। ये बातें भी रटते चलिए, देखते चलिए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 23 अनुच्छेद, 24 अनुच्छेद, 43 अनुच्छेद या 53 अनुच्छेद? तब आप बताइएगा कि 24 अनुच्छेद आपको जो है, ठीक ना, ये 24 अनुच्छेद। अब देखो मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। और आपको जो है मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या बच्चा बता सकते हैं कि 6 वर्तमान में। संविधान के प्रारंभ में आपको कितने थे? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। ये आपको संविधान के भाग 3 में आपको जो है अनुच्छेद आपको 12 से लेकर
35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। ये प्रमुख बातें हुई। चलिए अगले प्रश्न में, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 17, 18, 19 या 21? तो बताइएगा कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 21 क में आपको जो है ये शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है, ठीक ना। शिक्षा का मूल अधिकार जो है मूल अधिकार दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 21 ग में निजता का अधिकार का उल्लेख है। निजता का अधिकार आपको जो है 21 में किया गया है, 21 ग में, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरह शानदार प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन संख्या संतोषप्रद नहीं है, देखता ही नहीं, सुनता ही नहीं, क्योंकि जान गया हूं कि आईपीएल का भूत आप सबके ऊपर सवार है, ठीक ना। तो आप शुभ संध्या, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।